मामला है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से मान लिया है, जो उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में बुलाई थी, एंड दे एडमिटेड कि दैट इट वाज ए फेलियर। और उसके साथ साथ फिर हम जो कहते हैं उससे पहले भी फेलियर था, न कि उस वक्त जो इंटेलिजेंस ग्रिड उनका था उसमें भी फेलियर था, सिक्योरिटी का फेलियर था। और उसके बाद अब जो सवालात उठते हैं कि अगर वो हो गया, फेलियर भी हो गया, मान लिया, उसके बाद में वो लोग कहाँ गए, कहाँ के थे? कुछ उन्होंने वो उनके स्केचेस उन्होंने सर्कुलेट किए, लेकिन उसके बाद जैसे कोई बात ही नहीं हुई। आज 2 महीने से ज्यादा हो गए, कहाँ हैं वो लोग? आया कि वो जम्मू कश्मीर में ही है, या पहलगाम में है, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, या किसी और जगह पे है? पकड़े क्यों नहीं गए? और उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी का मामला आता है। अगर वो हाथ नहीं आए, क्या सरकार ने कोई कमीशन बिठाया? क्या उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की? हमें नहीं पता, हो सकता है अंदरूनी उन्होंने क्या किया हो, लेकिन आवाम के सामने तो बात उन्होंने रखनी है ना कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन जिम्मेवार है उस सिक्योरिटी लैप्स का, कौन जिम्मेवार है उस इंटेलिजेंस ग्रिड के लैप्स का? तो ये सब चीजों पे पर्दा डालने के लिए अब सरकार मुख्तलिफ किस्म की अब फॉरेन टूर, तकरीबन 80-90 मुल्कों में मोदी जी गए, हजारों करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया अपने पीआर के ऊपर, जफियां मार मार के। उन जफियों का मुल्क को क्या हासिल हुआ? जिस वक्त गोलाबारी शुरू हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में, वो जफी मारने वाले लोग कहां थे? उनने तो सबने पीठ फेर दी हिंदुस्तान से, कोई सामने नहीं आया हिंदुस्तान के वास्ते। तो सवाल करते हैं यहां के 140 करोड़ लोग, आपने हजारों करोड़ रुपया अपने पीआर पे लगाया, पूरे दुनिया को घूम के आया, वो लोग कहां हैं? उन जफियों का क्या हुआ? क्या फायदा मिला मुल्क को? तो इसके साथ साथ फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी बात पे भी अब सवाल उठते हैं कि ऐसी कौन सी, आज तक तो पूरी दुनिया में ऐसी जंग नहीं हमने देखी कि आप अपने मध्य मुकाबिल को पैगाम भेजो। मामला है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से मान लिया है, जो उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में बुलाई। त्याच्यामध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस याच्यावर आपण जास्तीत जास्त भर दिला पाहिजे। आपलं जे गोल आहे, आपल्या डिस्ट्रिक्टचं कॉन्ट्रीब्युशन इन जीएसडीपी वाढवण्याचं, याच्यामधले खरे भागीदार ते आहेत। त्याच्यामुळे त्यांना हॅसल फ्री अशा प्रकारचा व्यवहार कसा करता येईल हा प्रयत्न करणं हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे। म्हणून मला असं वाटतं की एक प्रकारे आपले जी काम आहेत ती करत असताना दुसरीकडे आपल्याला एक इकोसिस्टम देखील तयार की जी इकोसिस्टम खासगी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात अट्रॅक्टिव्ह करेल आणि त्यांना हे लक्षात येईल की शासन हे आपल्या पायात पाय अडकवण्याकरता नाहीये, तर शासन आपल्याला ताकद देण्याकरता आहे, आपल्याला एक प्रकारे मदत करण्याकरता या ठिकाणी आहे। हे जरी आपण करू शकलो तरी त्यात खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की एक नवीन सुरुवात आपण करतो आहोत, एक इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंगची सुरुवात करतो आहोत। आणि मी विशेष अभिनंदन करेन मित्राच्या पूर्ण टीमचं आणि श्री प्रवीण सिंग परदेशी यांचं की ज्यांनी हा अतिशय चांगला प्रोजेक्ट या ठिकाणी कॅपॅसिटी बिल्डिंगचा तयार केला की ज्यातनं एक प्रकारचे पंख हे आपल्याला मिळणार आहे। ज्याला उडायची इच्छा आहे तो आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त उडू शकेल अशा प्रकारची व्यवस्था ही या प्रकल्पाने तयार केली आहे। आपल्याला ठरवायचं आहे की मला उडायचं आहे की नाही, मला स्वप्न पूर्ण करायचे आहे की नाही, मला माझं कॉन्ट्रीब्युशन वाढवायचं आहे की नाही। पण मी एक गोष्ट सांगतो की माझा जो अनुभव आहे तो असाच आहे की आपल्या सर्वांची क्षमता मोठी आहे आणि या क्षमतेला जेव्हा जेव्हा साथ घातली
त्यावेळी आपण उत्तम रिझल्ट दिलेले आहेत आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या याच क्षमतेला मी साथ घालतो आणि आपल्याला विनंती करतो की या प्रकल्पाचा योग्य उपयोग करून आपले डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स योग्य प्रकारे राबवून चांगल्या प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रशासनिक त्याच्यामध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस याच्यावर आपण जास्तीत जास्त भर दिला पाहिजे. आपलं जे गोल आहे आपल्या डिस्ट्रिक्टचं कॉन्ट्रीब्युशन इन जीएसडीपी वाढवण्याचं याच्यामधले खरे भागीदार ते आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना हॅसल फ्री अशा प्रकारचा व्यवहार कसा करता येईल हा प्रयत्न करणं हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे. म्हणून मला असं वाटतं की एक प्रकारे आपले जी कामं आहेत ती करत असताना दुसरीकडे आपल्याला एक इकोसिस्टीम देखील तयार करायची आहे की जी इकोसिस्टीम खासगी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात अट्रॅक्टिव्ह करेल आणि त्यांना हे लक्षात येईल की शासन हे आपल्या पायात पाय अडकवण्याकरता नाही आहे तर शासन आपल्याला ताकद देण्याकरता आहे, आपल्याला एक प्रकारे मदत करण्याकरता या ठिकाणी आहे. हे जरी आपण करू शकलो तरी त्यातनं खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की एक नवीन सुरुवात आपण करतो आहोत, एक इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंगची सुरुवात करतो आहोत. आणि मी विशेष अभिनंदन करेन मित्राच्या पूर्ण टीमचं आणि श्री प्रवीण सिंग परदेशी यांचं की ज्यांनी हा अतिशय चांगला प्रोजेक्ट या ठिकाणी कॅपॅसिटी बिल्डिंगचा तयार केला की ज्यातनं एक प्रकारचे पंख हे आपल्याला मिळणार आहे. ज्याला उडायची इच्छा आहे तो आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त उडू शकेल अशा प्रकारची व्यवस्था ही या प्रकल्पाने तयार केली आहे. आपल्याला ठरवायचं आहे की मला उडायचं आहे की नाही, मला स्वप्न पूर्ण करायचे आहे की नाही, मला माझं कॉन्ट्रीब्युशन वाढवायचं आहे की नाही. पण मी एक गोष्ट सांगतो की माझा जो अनुभव आहे तो असाच आहे की आपल्या सर्वांची क्षमता मोठी आहे आणि या क्षमतेला जेव्हा जेव्हा साथ घातली त्यावेळी आपण उत्तम रिझल्ट दिलेले आहेत. आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या याच क्षमतेला मी साथ घालतो आणि आपल्याला विनंती करतो की या प्रकल्पाचा योग्य उपयोग करून आपले डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स योग्य प्रकारे राबवून चांगल्या प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रशासनिक त्याच्यामध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस याच्यावर आपण जास्तीत जास्त भर दिला पाहिजे. आपलं जे गोल आहे आपल्या डिस्ट्रिक्टचं कॉन्ट्रीब्युशन इन जीएसडीपी वाढवण्याचं याच्यामधले खरे भागीदार ते आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना हॅसल फ्री अशा प्रकारचा व्यवहार कसा करता येईल हा प्रयत्न करणं हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे. म्हणून मला असं वाटतं की एक प्रकारे आपली जी कामं आहेत ती करत असताना दुसरीकडे आपल्याला एक इकोसिस्टीम देखील तयार करायची आहे की जी इकोसिस्टीम खासगी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात अट्रॅक्टिव्ह करेल आणि त्यांना हे लक्षात येईल की शासन हे आपल्या पायात पाय अडकवण्याकरता नाही आहे तर शासन आपल्याला ताकद देण्याकरता आहे, आपल्याला एक प्रकारे मदत करण्याकरता या ठिकाणी आहे. हे जरी आपण करू शकलो तरी त्यातनं खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की एक नवीन सुरुवात आपण करतो आहोत, एक इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंगची सुरुवात करतो आहोत. आणि मी विशेष अभिनंदन करेन मित्राच्या पूर्ण टीमचं आणि श्री प्रवीण सिंग परदेशी यांचं की ज्यांनी हा अतिशय चांगला प्रोजेक्ट या ठिकाणी कॅपॅसिटी बिल्डिंगचा तयार केला की ज्यातनं एक प्रकारचे पंख हे आपल्याला मिळणार आहे. ज्याला उडायची इच्छा आहे तो आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त उडू शकेल अशा प्रकारची व्यवस्था ही या प्रकल्पाने तयार केली आहे. आपल्याला ठरवायचं आहे की मला उडायचं आहे की नाही, मला स्वप्न पूर्ण करायचे आहे की नाही, मला माझं कॉन्ट्रीब्युशन वाढवायचं आहे की नाही. पण मी एक गोष्ट सांगतो की माझा जो अनुभव आहे तो असाच आहे की आपल्या सर्वांची क्षमता मोठी आहे आणि या क्षमतेला जेव्हा जेव्हा साथ घातली त्यावेळी आपण उत्तम रिझल्ट दिलेले आहेत. आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या याच क्षमतेला मी साथ घालतो आणि आपल्याला विनंती करतो की या प्रकल्पाचा योग्य उपयोग करून आपले डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स योग्य प्रकारे राबवून चांगल्या प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रशासनिक त्याच्यामध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस याच्यावर आपण जास्तीत जास्त भर दिला पाहिजे.
आपलं जे गोल आहे आपल्या डिस्ट्रिक्टचं कॉन्ट्रीब्युशन इन जीएसडीपी वाढवण्याचं, याच्यामधले खरे भागीदार ते आहेत. त्याच्यामुळे called for the imposition of the president's rule in West Bengal following the alleged gang rape of a law student in Kolkata. Speaking to reporters in Patna, Paswan condemned the incident and criticized the Mamata Banerjee-led state government for what he described as a horrifying law and order situation. देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहां पर. ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले एक मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की जरूरत है. आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है. आज भी वहां पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त हैं तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं. ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहां पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया वहां की सरकार से उस राज्य को संभाल, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सके. देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहां पर. ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले एक मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की जरूरत है. आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है. आज भी वहां पे The Punjab police has filed a closure report in the corruption case against former Health Minister Vijay Singla, effectively giving him a clean chit. This development has sparked political controversy, especially since the case was initiated in 2022 by Chief Minister Bhagwant Mann himself, who had publicly sacked Singla from the cabinet citing corruption allegations. Reacting to the closure, BJP leader Pritapal Singh Balaiwala raised pointed questions. The Punjab police has given a clean chit to Vijay Singla in a corruption case and filed a closure report in the High Court. This case was filed by CM Bhagwant Mann in July 2022 against Vijay Singla, and he had sacked him from the state cabinet. The FIR was registered on the Chief Minister's instruction. First, was the CM aware about this clean chit? Second, what about the evidence that the CM had against Vijay Singla? Third, was this decision taken by Ops Delhi leadership? The closure report has also drawn criticism from the other opposition leaders who accuse the AAP government of political tactics and demand an independent probe into the matter. पंजाब के साबका कैबिनेट वजीर है, उन्हें पंजाब पुलिस ने करप्शन केस के अंदर क्लीन चिट दे दिया और क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट कर दी है. ये विजय सिंगला के ऊपर केस मुख्यमंत्री मान द्वारा जुलाई 2022 में किया गया था और उन्होंने कहा था कि मैंने कैबिनेट मीटिंग से उन्हें बाहर निकाल दिया, कैबिनेट से उनका इस्तीफा ले लिया और मुख्यमंत्री के कहने पे ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी. और मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने सबूत देखे हैं, उन्होंने सबूत सुने, उनके पास ऑडियो भी है जिसमें ये कमीशन की बात चल रही थी, 1% या 2% का चक्कर था. तो आज अगर पंजाब पुलिस जाकर क्लोजर रिपोर्ट और क्लीन चिट दे रही है तो हमारा पहला सवाल है, क्या ये क्लीन चिट मुख्यमंत्री साहब से पूछ कर दी जा रही है? क्या मुख्यमंत्री साहब को इसके बारे में मालूम था कि नहीं? दूसरा, कि मुख्यमंत्री के पास जो एविडेंस थे वो कहां गए? तीसरा, कि ये कोई समझौता हुआ है? क्या इस समझौते के बीच में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है या आम आदमी पार्टी की दिल्ली लीडरशिप ने यह फैसला लिया है कि उन्हें क्लीन चिट देनी है? चौथा, क्या जो कमीशन की बात थी, क्या वो कमीशन का जो शोर मचा था वो कमीशन एडजस्ट कर लिया गया है? किसने एडजस्ट किया? इस सवाल का जवाब दीजिए. और जो करप्शन चार्ज अब क्लियर हो गया, क्या आम आदमी पार्टी विजय सिंगला को पंजाब के साबका
At a heartfelt felicitation ceremony held at the Kavivarya Suresh Bhatt Auditorium in Nagpur, Chief Justice of India Bhushan Ramakrishna Gawai reflected on his humble beginnings and the pivotal role his parents played in the shaping his life. Addressing a packed audience, CJI Gawai said, "It was my father's decision that I should become a lawyer, and I followed that path. It is because of my mother's hard work that I was able to get here. We live in a modest household where educational opportunities were very limited." The event organized by the High Court It was my father's Bar decision Association that- marked his first visit to Nagpur since assuming office as the 52nd Chief Justice of India. Former CJI Uday Lalit and several Supreme Court judges were also present, making it a rare and emotional gathering for the city's legal fraternity. CJI Gawai's remarks offered a rare glimpse into his personal journey, underscoring the values of perseverance, gratitude, and familial support that have guided his path to the highest judicial office in the country. Decision that I should be a lawyer, though my interests were somewhere else. But it was his decision that he said, because he wanted to be a lawyer and because of his commitment to social and political activities, he could not complete his law studies. And therefore, it was his decision which I followed, that I became a lawyer. It's my mother's hard work, and we lived in a small house, and as I said yesterday and also at Amravati, that the facilities for education at that time were very less in the taluka places, and therefore our house always used to have 10 to 15 relatives for the education. And though we had a very humble background, my parents used to look after not only their close relatives but also the expanded family. And I think this is that value of inclusiveness, this is that value of broader aspect to include everyone in the fold that has shaped my future life. After completing my law, because I was doing law in Bombay, I was a student of Government Law College, but since in 1982, I used to live in Mumbai because of my father's office as the chairman of the Legislative Council. But after 1982, she was not continued, and therefore I shifted to Amravati and continued my education in Punjab Deshmukh Law College, Amravati. After passing out LLB, I started practice in Mumbai, and Amid mounting criticism from Shiva Sena UBT leader Aditya Thackeray over the alleged imposition of the Hindi in Maharashtra schools, Deputy Chief Minister Eknath Shinde came out strongly in defense of School Education Minister Dada Bose. Responding to the Thackeray's demand for Bose's resignation, Shinde said he doesn't have any right to the demand resignation of Dada Bose. He himself had said that students should learn multiple languages. Our government has made Marathi compulsory in all schools, including those of CBSE, whereas Hindi is not mandatory. This was done after Dada Bose interacted with all stakeholders. Our government has given the required respect to the Marathi. The controversy stems from a government resolution that proposed Hindi as the third language in classes 1 to 5, which opposition parties claimed it undermines regional identity. However, the government later clarified that Hindi would generally be taught the third language, and students could optional for other Indian languages if at least 20 students per grade made such a request. The issue has sparked widespread protests, with Uddhav and Raj Thackeray planning a raid joint march on July 5th to oppose the policy. Meanwhile, Shinde's remarks signal the ruling coalition's intended to stand firm on its language policy while emphasizing its commitment to the Marathi.
अच्छा, दोगली राजनीति करने वाले लोग जो है उनको ये दादा भूसे का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने, उनके ही वीडियो है, उनके ही स्टेटमेंट है, कई भाषा बच्चों ने सीखनी चाहिए, लेकिन ये इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने मराठी कंपलसरी की हुई है। आज सीबीएसई स्कूल हो, कोई भी माध्यम के स्कूल हो, महाराष्ट्र में जितने माध्यम है उसमें फर्स्ट नंबर मराठी भाषा जो है वो सिखाना चाहिए। मराठी अनिवार्य किया है, हिंदी अनिवार्य नहीं की है, और इसलिए इसके बारे में अलग अलग जो विद्वान लोग हैं, जो तज्ञ लोग हैं, जो इसमें स्टेक होल्डर है, उनसे दादा भूसे स्वयं जाकर बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी ईगो नहीं है, और इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी और हम लोग सब मिलकर बैठकर निर्णय लेंगे। मराठी, महाराष्ट्र में मराठी को हमने प्राथमिकता दी है, मराठी का सम्मान किया है। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा इतने साल में किसने दिया? अच्छा, दोगली राजनीति करने वाले लोग जो है उनको ये दादा भूसे का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने, उनके ही वीडियो है, उनके ही स्टेटमेंट है, कई भाषा बच्चों ने सीखनी चाहिए, लेकिन ये इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने मराठी कंपलसरी की हुई है। आज सीबीएसई स्कूल हो, कोई भी माध्यम के स्कूल हो, महाराष्ट्र में जितने माध्यम है उसमें फर्स्ट नंबर। Union Minister of State of Defence Sanjay Seth has stated political debate with his remarks on alleged demographic challenge. In Jharkhand's Santhal Pragna division, speaking at a public event, Seth claimed that Bangladeshi infiltrations have altered the region's population structure, accusing them of marrying local women to gain property and political influence. और मैं कह सकता हूं कि आज भी उसी उलगलान की जरूरत है संथाल में, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिन्होंने आके पूरी डेमोग्राफी बदल दी, और वो संथाल में आके हमारी बहन बेटियों के से शादी रचाना, उनकी संपत्ति पर नजर, और उनके माध्यम से सत्ता पे काबिज होना, चाहे वो पंचायत समिति, मुखिया, तो ये कुचक्र चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज ये संकल्प लेने का समय है, जहां हम हुल दिवस पर कैसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको खदेड़ना होगा, भगाना होगा, जो हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उनकी संपत्ति हड़प रहे हैं। तो मैं तो झारखंड की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, हमेशा हम सब करते रहे, ये हमारा एजेंडा है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना। नहीं तो वो जिस तरह हमारी बहन बेटी पर वो नजर गड़ा के बैठे हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले लेगा। और मैं कह सकता हूं कि आज भी उसी उलगलान की जरूरत है संथाल में, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिन्होंने आके पूरी डेमोग्राफी बदल दी, और वो संथाल में आके हमारी बहन बेटियों के से शादी रचाना, उनकी संपत्ति पर नजर, और उनके माध्यम से सत्ता पे काबिज होना, चाहे वो पंचायत समिति, मुखिया, तो ये कुचक्र चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज ये संकल्प लेने का समय है, जहां हम हुल दिवस पर कैसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको खदेड़ना होगा, भगाना होगा, जो हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उनकी संपत्ति हड़प रहे हैं। तो मैं तो झारखंड की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, हमेशा हम सब करते रहे, ये हमारा एजेंडा है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना। नहीं तो वो जिस तरह हमारी बहन बेटी पर वो नजर गड़ा के बैठे हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले लेगा। और मैं कह सकता हूं कि आज भी उसी उलगलान की जरूरत है संथाल में, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। That's the wrap up of the Inside